ए नाम का एक व्यक्ति है जिसके घर में आम का एक पेड़ है जिसमें कई आम उगते हैं। उसके ठीक बगल में बी नाम का एक पड़ोसी है जो आम एफर्ट्स नहीं कर सकता। अब इन दोनों के बीच एक अजीब सा समझौता होता है। समझौता ये होता है कि ए अपने 80% आम बी को दे देगा। क्या जरूरत पड़ने पर इस समझौते के फॉन्ट्स और इसके वर्ड्स रिव्यू नहीं होने चाहिए? क्या ये समझौता पूरी तरह से लेजिटिमेट है? नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल सिन्हा क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिस ए, बी और आम की बात मैं कर रहा था वो रेस्पेक्टिवली भारत, पाकिस्तान और सिंधु नदी है। इससे पहले कि मैं इसके बारे में थोड़ी विस्तृत चर्चा करूं, 22 अप्रैल 2025 को कुछ दहशतगर्दों, कुछ आतंकवादियों, मानवता के कुछ दुश्मनों के द्वारा पहलगाम क्षेत्र पर जो कहर बरसाया गया है, मैं सिन्हा क्लासेज, मेरा देश क्या दुनिया का हर एक मुल्क इसका पुरजोर विरोध करेगा और इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार भी ऐसे कई ठोस कदम उठाएंगी जिससे कि भविष्य में ऐसे किसी भी घटना की दोबारा पुनरावृत्ति ना हो। बहरहाल मैं और सिन्हा क्लासेज नम आंखों से मारे गए सभी मासूमों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा कि भारत ने सिंधु नदी समझौते को सस्पेंड कर दिया है, उसे निलंबित कर दिया है। अब ये निलंबन किस हद तक किया गया है और इसके क्या प्रभाव है, ये तो हम न्यूज चैनल्स में सुन ही सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है इसमें, और वो है सिंधु जल समझौता। आज हम लोग थोड़ा गहराई से इन ब्रीफ ये समझने का प्रयास करेंगे कि सिंधु नदी समझौता क्या है, कब हुआ था, किनके बीच हुआ था और इस समझौते की क्या निष्कर्ष हैं, और इस समझौते में जो समाधान बताए गए हैं, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई विवाद होता है तो कैसे इनका निपटारा होगा, इन सभी बातों पे चर्चा आज हम करेंगे। अंत में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको देकर जाऊंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप उस क्वेश्चन के आंसर को जरूर ढूंढेंगे। निसंदेह कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सिंधु नदी या सिंधु जल समझौता, इसको हम लोग कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। एक्चुअली ये चर्चा में आया है पहलगाम हमले के बाद, क्योंकि इस हमले के बाद भारत सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के विरुद्ध, और उनमें से एक ठोस कदम ये भी है सिंधु जल समझौते को सस्पेंड कर देना, उसे निलंबित कर देना। देखो, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी और पाकिस्तान के तात्कालिक प्रमुख अयूब खान के बीच हुआ था। ये ध्यान रखना है। ये भी ध्यान रखना है कि IWT में एक हस्ताक्षरकर्ता वर्ल्ड बैंक भी है, ये ध्यान रखना है। तो ये समझौता नेहरू जी और अयूब खान के बीच हुआ था 1960 में। इस समझौते का जो उद्देश्य था, सबसे बड़ा उद्देश्य था, वो ये था कि कैसे सिंधु और उसकी सहायक नदियों के जल को, उसके पानी को भारत और पाकिस्तान के बीच वितरित किया जाए या आवंटित किया जाए। अब यहीं पर बहुत सारी बातों को समझना है और फिर अंत में मैं आपको बताऊंगा कि मैं आम ए और बी का एग्जाम्पल क्यों दे रहा था। देखो, लिटरली अगर कहा जाए तो इसे कहना चाहिए सिंधु नदी प्रणाली, और सिंधु नदी प्रणाली की कुल 6 नदियां हैं। अब इन 6 नदियों के जल को ही भारत और पाकिस्तान के बीच आवंटित करना था कि साफ साफ उनके बीच वितरण हो जाए, किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ना रहे। यही उद्देश्य था सिंधु जल समझौता या इंडस वाटर ट्रीटी का। इस समझौते के तहत सिंधु नदी प्रणाली के जो 3 पश्चिमी नदियां थी, ये ध्यान रखना है, 3 पश्चिमी नदियां, उन 3 पश्चिमी नदियों में सिंधु, ये ध्यान रखना है, चेनाब और झेलम, ये 3 नदियां पाकिस्तान को आवंटित कर दी गई और प्रतिबंधित रूप से प्रयोग करने के लिए या इनका उपयोग करने के लिए। हाँ, जो इस समझौते का एक क्लॉज है वो ये भी कहता है कि इन नदियों के जल का भारत प्रयोग कर सकता है, लेकिन ध्यान रखना है कि ऐसी स्थिति या इस प्रकार से प्रयोग करेगा जिसमें कि पानी का क्षय ना हो। पानी के क्षय ना होने का सीधा सा मतलब समझ लीजिए कि पानी को भंडारित ना किया जाए, पानी का भंडारण ना हो। जैसे एक एग्जाम्पल भी ये समझ लीजिए कि इन तीनों नदियों के जल से भारत कृषि संबंधी कोई कार्य कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो जल का भंडारण है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बिजली उत्पादन कर सकता है, ये सारी चीजें भारत कर सकता है। अदरवाइज जो पानी के भंडारण वाला मामला होता है, ऐसा कोई भी उपयोग भारत सिंधु नदी प्रणाली के इन 3 पश्चिमी नदियों में नहीं कर सकता। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि सिंधु नदी प्रणाली के 3 पश्चिमी नदी जो सिंधु, चिनाब और झेलम है, ये पाकिस्तान के जल के स्रोत का सबसे बड़ा हिस्सा है। ये पाकिस्तान के लिए जल के अगर मामले में देखा जाए तो एक तरह से कमर है। इसलिए आपने देखा होगा कि सिंधु जल समझौते के सस्पेंशन की वजह से एक तरह से तिलमिला उठा है पाकिस्तान, ये आपने देखा होगा।
अब इस समझौते से भारत को क्या मिला? तो भारत को मिला 3 पूर्वी नदियों का संतुलन। तीन पूर्वी नदियां रावी, ये ध्यान रखना, रावी, ब्यास और सतलुज, ये तीनों नदियां, इनका कंट्रोल, इन पर भारत का कंट्रोल है। तो ये अप्रतिबंधित रूप से इनका प्रयोग भारत करेगा और इन 3 पश्चिमी नदियों का अप्रतिबंधित रूप से उपयोग पाकिस्तान करेगा। ये इंडस वाटर ट्रीटी का एक तरह से निष्कर्ष समझ लीजिए आप। इस निष्कर्ष से नतीजा ये निकला कि 80% जल पाकिस्तान के खाते में चला गया और 20% वाटर इंडिया के खाते में रहा। अब समझना इस बात को है कि सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है, इसके लिए थोड़ा सा ज्योग्राफिकल मैप की जरूरत होगी, उसके लिए मैं किसी सेपरेट वीडियो में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अभी हल्का सा हिंट कर देता हूं आपको कि सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत है। वो तिब्बत से निकलकर लद्दाख होते हुए इंडिया में प्रवेश करता है और फिर लद्दाख से चिल्लर होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करता है। यानी जो पहला अप्रेंस है उसका वो लद्दाख में है, उसके बाद चिल्लर होते हुए पाकिस्तान में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंधु नदी पर ऑलरेडी भारत का कंट्रोल होना ही चाहिए, पहले ही वो भारत की ही नदी है। अब जो भारत की ही नदी है उसी में भारत के नदी को आवंटित किया जा रहा है, उसके पानी को भारत को आवंटित किया जा रहा है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को हमेशा से एक अच्छा पड़ोसी देश माना है, हमेशा उसे एक सहानुभूति की नजरों से देखा है। तो ऐसे में 80% जल का हिस्सा जो पाकिस्तान जा रहा है और 20% जल जिस पर की कंट्रोल इंडिया का है, इस समझौते को भी खुशी खुशी हमने स्वीकार किया और इंडस वाटर ट्रीटी चल पड़ा। लेकिन क्या 80% जल लेकर पाकिस्तान को यह नहीं सोचना चाहिए कि वो अगर भारत के लिए कुछ नहीं कर सकता है तो कम से कम इतना तो करे कि वो कोई इस तरह की हरकत ना करे जिसका हर्जाना या जिसका जुर्माना भारत को भरना पड़े। कम से कम इतनी समझ तो एक आम व्यक्ति में होती है, वो तो पूरा का पूरा एक मुल्क है। खैर, अब इंडस वाटर ट्रीटी में अगर किसी तरह की समस्या होती है तो इसका समाधान कैसे होगा, इसकी भी बातें इंडस वाटर ट्रीटी में ही कर दी गई हैं, जो आपको जानना चाहिए। देखो, अगर समझौते में लिखे किसी शब्द, किसी वाक्य के लिए किसी भी तरह का कोई विवाद होता है तो इसका जो समाधान, सॉल्यूशन का जो सिस्टम है, उसमें 3 चरण बताए गए हैं। सबसे पहला चरण है, इनका एक अस्थायी आयोग है जिसकी 1 साल में कम से कम 1 बार, ये ध्यान रखना है कि कम से कम 1 बार नियमित रूप से बैठक होगी। तो यहां अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसका निपटारा हो सकता है। दूसरा है न्यूट्रल एक्सपर्ट। न्यूट्रल एक्सपर्ट का मतलब यह हुआ कि जो तटस्थ विशेषज्ञ होते हैं, और इनको कौन नियुक्त कर सकता है? तो ध्यान रखिएगा कि इनको नियुक्त करने के लिए वर्ल्ड बैंक की सहायता ली जा सकती है इंडस वाटर ट्रीटी के मामले में। और तीसरा और अंतिम विकल्प जो है वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, यानी मध्यस्थ न्यायालय। यानी यहां पर अगर मामला इन दोनों जगहों पर नहीं सुलझता है तो फिर यहां पहुंचेगा मामला और फिर यहां मामले का निपटारा हो जाएगा। तो ये इंडस वाटर ट्रीटी में अगर किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये उसकी बातें हैं। अब देखो दिक्कत क्या है, परेशानी कहां आ रही है? परेशानी यहां पे है कि इंडस वाटर ट्रीटी में एक बड़ा ही क्रूशियल और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भारत, और भारत लगातार इस बात पर अब जोर दे रहा है कि इसके फॉन्ट्स, इस समझौते के फॉन्ट्स और वर्ड्स रिव्यू होने चाहिए, क्योंकि भारत के राजनीतिक संबंध पाकिस्तान के साथ ठीक बनते तो दिखाई नहीं दे रहे, खासकर इन दिनों जब पहलगाम हमले की बात हो गई है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि इस समझौते के प्रति किस हद तक भारत कमिटेड रह सकता है, किस हद तक भारत प्रतिबद्ध रह सकता है और किस सीमा तक वो कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, समर्पण कर सकता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो काम करेगा इंडस वाटर ट्रीटी में। हालांकि आपने देखा होगा कि इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन के तुरंत बाद से ही पाकिस्तान में एक अलग ही खलबली मच गई है, लेकिन अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी आगे होती है तो केंद्र सरकार के नियंत्रण में यह मामला आता है। और उम्मीद करता हूं कि केंद्र सरकार भारत के प्रजाजनों को, भारत की आवाम को निराश या दुखी नहीं होने देगी, या किसी भी तरह की कोई परेशानी देश में नहीं होने देगी। बहरहाल इन सबसे हटके जरा एक नजर डालते हैं पहलगाम हमले पर। पहलगाम हमले में एक बड़ी अजीबोगरीब चीज सामने आई। आपने सुना होगा कि वहां पर धर्म पूछ कर कत्लेआम जैसा भी मामला कोई सामने आया। अब ये इस मॉडस ऑपरेंडी को समझने का प्रयास करिए कि कोई व्यक्ति या कोई दहशतगर्द किसी को अगर धर्म पूछकर उसकी हत्या कर डालता है तो इसके पीछे आखिर उसका क्या उद्देश्य हो सकता है। अगर हम इसका इसी रूप में रिटेलिएशन करते हैं धर्म या जाति या ऐसे किसी बातों को लेकर, तो जरा सोचने का प्रयास करिए कि क्या आप वही काम नहीं कर रहे जो आतंकवादी आप लोगों से करवाना चाह रहे हैं। तो बेहद जरूरी है कि इस वक्त भारत की जनता और भारत की आवाम एकजुट हो और जो यूनिटी इंडिया की है, जो बहुलतावाद इंडिया में है, उसे बरकरार रखा जाए और वक्त है कि अब उसे और मजबूत बनाया जाए।
बहरहाल जाते जाते एक प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ नजर डालते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन का आज का क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए है कि IWT यानी सिंधु जल समझौता किन के बीच हुआ था? नेहरू और निक्सन के बीच, नेहरू और अयूब खान के बीच, या नेहरू या अन्य किन्हीं के बीच? मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन के आंसर को इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद समझ भी गए होंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। और ध्यान रखिएगा कि आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी वर्ण से हैं, उससे पहले हम और आप एक भारतीय हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास एक बेस्ट स्टडी प्लान हो और एक ऐसी स्ट्रेटजी हो जिससे कि आप किसी भी एग्जाम के प्रेशर को हैंडल कर पाएं और किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर पाएं। और इसके कुछ मंत्र मैंने इस वीडियो लेक्चर में दिए हैं। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो यहाँ जरूर क्लिक करें। एक अन्य वीडियो लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। सी यू सून। जय हिंद।